सो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स कॉमर्स गुरुजी। कॉमर्स गुरुजी में आपका स्वागत है। आज आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने पहला वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आज मैं सब आपको पूरे डिटेल समझाऊंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी केस क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एक्टिविटी, और उसको कैसे निकालेंगे, एक एक प्रॉब्लम भी करेंगे। और मैं कॉन्सेप्चुअली आज ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही फोकस करूंगा, बट बेसिक फॉर्मेट हम लोग समझ लेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है। एग्जाम में कुछ नहीं समझ में आया, अगर फॉर्मेट भी देंगे तो आपको मार्क्स आ जाएगा। सो शुरू से एंड तक जरूर देखिए। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है? सो जनरली मैंने आपको समझाया था, जैसे कोई भी फॉर्मेट है तो पहले क्या लिखिएगा, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, और एक अमाउंट का बगल में भी एक कॉलम और दे सकते हैं। अब यहाँ एक कॉलम में डिटेल कॉलम भी आप दे सकते हैं, यहाँ पर एक कॉलम और दे सकते हैं अमाउंट, यहाँ डिटेल कॉलम भी आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। नेक्स्ट हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहला हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्या हो गया, कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब इनफ्लो, कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन हो गया कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हो गया नेट कैश फ्रॉम द यूज और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। नेट कैश, नेट कैश हम पूरा डिटेल समझाएंगे। हो गया। नेक्स्ट हो गया कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ये हो गया नेट कैश फ्रॉम और यूज फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। और टोटल ये हो गया आपका नेट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ कैश इन कैश कैश इक्विवेलेंट। ये तो आप क्या करेंगे, आपको टोटल ये होगा, सपोज ये होगा एक्स वाई जेड, ठीक है ना, तीनों को आप ऐड कर दीजिएगा, है ना। और उसके बाद हो गया नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश कैश इक्विवेलेंट। तो फिर हो गया, फिर ऐड कर दीजिए कैश कैश इक्विवेलेंट इन बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग में कैश कैश इक्विवेलेंट कितना था आप उसको ऐड कर दीजिएगा, तब आ जाएगा कैश कैश इक्विवेलेंट एट द एंड आपका आ जाएगा। सो टोटल ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट को आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। सो तीन एक्टिविटीज है, ये हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। इस फिर कैश कैश इक्विवेलेंट हो गया, ये बिगिनिंग और ये हो गया एंड ऑफ द ईयर, है ना। बिगिनिंग को ऐड करना है इक्विवेलेंट कैश इक्विवेलेंट को, और जो क्लोजिंग है इसको आप ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है फॉर्मेट। सो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालेंगे? तो मैंने तो बता दिया आपको कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहले लिखिएगा, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर फाइनेंसिंग, फिर इन्वेस्टमेंट। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकलेगा? फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहले हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बोले नेट प्रॉफिट बिफोर इन टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। ये कैसे निकलेगा मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा और समझा दूंगा, पूरा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद क्या करिए, एडजस्टमेंट फ्रॉम द नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम। जो ऑपरेटिंग आइटम मैंने आपको बताया था, ऑपरेटिंग आइटम क्या है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम को क्या करिएगा, ऐड करिएगा, एडजस्टमेंट करिएगा, ऐड करिएगा या लेस करिएगा। इसको डेप्रिसिएशन को ऐड करिएगा, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम को डेप्रिसिएशन हो गया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस माने हो गया जब कंपनी सेटअप नहीं होता है तो कंपनी कुछ खर्चा करता है, उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर रिटर्न ऑफ, डिबेंचर राइट ऑफ हो गया, है ना। और डिस्काउंट ऑफ इशू ऑन शेयर, आप शेयर इशू किए, कुछ डिस्काउंट दिए, 100 रुपए का सर शेयर आप 80 रुपए में बेच दिए तो 20 रुपए डिस्काउंट दिए। या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया इनिशियल ऑफ द कंपनी जब स्टार्ट होता है तो कंपनी कुछ खर्चा करता है, उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, उसका को ऐड करना है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एमोटाइज होना, मतलब देखिए जो एसेट है, फिक्स एसेट है, अगर डेप्रिसिएशन होता है मतलब रिड्यूस होता है, बट जो है इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, उसको डेप्रिसिएशन को जो हम लोग चार्ज करते हैं उसको एमोटाइज करना बोलते हैं, मतलब उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करना एमोटाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, ऐड करना है उसको। उसके बाद हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब अगर बैंक से कोई लोन लिए, इंटरेस्ट उसका पेमेंट किए,
है ना, तो उसको ऐड करिएगा। फिर लेस क्या करना है, लॉस, सॉरी, ऐड करना लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट आप सेल किए तो उसको आपको लॉस हुआ तो उसको भी आप ऐड करिएगा। फिर लेस क्या करना है, लेस करना देखिए सब आइटम को एक ही साथ, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम हो गया। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। सो देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को आप ऐड किए थे तो प्रॉफिट क्या होगा, लेस होगा, है ना। और जैसे आपका जो है इंटरेस्ट और डिविडेंड और रेंट इनकम हो गया तो उसको क्या करिएगा, लेस करिएगा। ठीक है, हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हम पहले वीडियो में आपको बताया है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, चेंज इन करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तब फिर क्या करेंगे, एड डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट अगर डिक्रीज करेगा तो ऐड करिएगा, और उसका उल्टा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी तो उसको ऐड करिएगा। और फिर लेस क्या करेंगे, उल्टा इंक्रीज इन करंट एसेट। ऐड किए थे आप क्या, डिक्रीज इन करंट एसेट, और लेस क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट, और फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को उसको लेस करिएगा। देखिए उसका ऊपर में उल्टा है, ये देखिए इंक्रीज, ये हो गया डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज, ये इंक्रीज, ये इंक्रीज डिक्रीज, करंट एसेट करंट, है ना। तो ये याद रखिएगा भाई, ये फॉर्मेट को आप लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। फिर हो गया कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर लेस आपके क्या, इनकम टैक्स जो है प्रीवियस ईयर का होगा उसको माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये टोटल फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट को याद करिएगा, और इसको ये लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसको ले लीजिए ताकि आप पूरा काम आएगा आपको। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप उसमें पहले लिखिएगा, फिर एडजस्टमेंट आपको करना है, ऐड करना है, कुछ आइटम को प्लस करना है, मतलब ऐड करना है, और कुछ आइटम को लेस करना है। तो ऐड क्या करना है, डेप्रिसिएशन, लिनियर एक्सपेंसेस, गुडविल, जो भी हो, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट, इसको क्या करना है, ऐड करना है। लेस क्या करना है, इंटरेस्ट और डिविडेंड और रेंट को भी इनकम हुआ, इंटरेस्ट से हुआ, डिविडेंड से हुआ, या आपका रेंटल इनकम हुआ, उसको क्या करना है, लेस करना है। और फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट को उसको लेस करना है। और उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। फिर वर्किंग कैपिटल में जो गया ऐड करना है, क्या करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और लेस क्या करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट और फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को आप इसमें लिख दीजिएगा। और उसके हो गया कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, ये आ जाएगा कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, और उसके बाद लेस कर दीजिएगा इनकम टैक्स, प्रीवियस ईयर का जो है इनकम टैक्स जो होगा अब उसको पेमेंट करना है, उसको कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहला स्टेप हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सो पहले क्या निकालना है आपको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को एडजस्टमेंट करिएगा, तब आपका हो गया। और फिर एक होगा चेंज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो ये टोटल समरी हो गया, मैंने जो पहले आपको फॉर्मेट में दिखाया था। तो पहले हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2, और हो गया स्टेप 3। तो 3 स्टेप में जो है क्या, आपका कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो है पहला स्टेप क्या हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है उसको निकालिएगा, फिर एडजस्टमेंट करिएगा कैश एंड नॉन कैश ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस, और फिर लेस हो गया आपका चेंज इन करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, जो वर्किंग कैपिटल चेंज जो जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं
वर्किंग कैपिटल चेंज, और ये हो गया एडजस्टमेंट, है ना। ये 3 स्टेप है। फिर हो गया फॉर्मेट ऑफ कैश 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 फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी। पहले नेट प्रॉफिट बिफोर, नोट हो गया, एडजस्टमेंट आप कर दिए। मैंने जो आपको पहले फॉर्मेट में जो बताया था वही वाला हो गया स्टेप 1। फिर नेक्स्ट स्टेप हो गया वर्किंग कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज में बताया था, और फिर ये हो गया टोटल कैश कैश इक्विवेलेंट, ये हो गया नेट फ्लो। सो ये हो गया आपका, ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप, ये यहां से यहां हो गया स्टेप 2, और ये हो गया आपका स्टेप 3, है ना। और फिर ये एडजस्टमेंट आप कर लीजिएगा, ये तो आपका ये आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टोटल ये आपका जो फॉर्मेट है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो मैंने आपको पहले समझाया था, ये फॉर्मेट है। इसको याद करना पड़ेगा, या 1-2 बार आप जब करेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, मैं लगभग 20 से 30 प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराऊंगा, और एक एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराना है तो कमेंट जरूर दिखिएगा। समझ में नहीं आया तो पूछिए सर क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब मैं आपको और अच्छा से भी समझा पाऊंगा। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैंने आपको बताया था कि पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैसे आप निकालना है। तो पहले नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, मतलब प्रॉफिट जो होगा उसको एप्रोप्रिएशन होने के पहले क्या ऐड करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व और प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। प्रपोज मतलब जो डिविडेंड आप करंट ईयर में देना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, आप प्रोविजन जो करना चाहते हैं टैक्स के लिए, टैक्स का पेमेंट होगा, आपको पेमेंट करना है टैक्स का, तो आप प्रोविजन लेते हैं। और लेस कर दीजिएगा आप रिफंड ऑफ टैक्स, अगर कोई टैक्स आपको रिफंड मिला, इनकम टैक्स अथॉरिटी से आपको टैक्स रिफंड मिलेगा तो उसको लेस कर दीजिएगा। हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, में बोलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसके बाद रीजन फॉर एडिशन ऑफ डिडक्शन ऑफ आइटम, हम लोग जो है कि अब नेट प्रॉफिट क्यों निकालते हैं, क्यों, उसका रीजन क्या है। भाई कोई चीज करते हैं तो उसका रीजन तो जानना पड़ेगा आपको ना, तो रीजन क्या है। सबसे पहले हो गया आपका ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, और फिर प्रोपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, और फिर हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये सब जो है आपको एडजस्टमेंट करना ही करना है, उसको ऐड करना है, लेस करेंगे रिफंड ऑफ, तो आपका हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है। बिकॉज मेयर बुक एंट्रीज डू नॉट रिड्यूस द कैश ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का जो है प्रॉफिट जो है वो सही पिक्चर नहीं दे रहा है, इसीलिए आप क्यों नेट प्रॉफिट को निकाल रहे हैं, क्योंकि वो करेक्ट पिक्चर आपको नहीं दे रहा है। कैश आपके पास हो सकता है बट एक्चुअली वो नहीं है, क्योंकि आप जब तक इसको एडजस्टमेंट नहीं करेंगे आप करेक्ट पिक्चर वो नहीं देगा, और फिर आपका जो है कैश जो है फ्लो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसीलिए आपको एडजस्टमेंट करना जरूरी है। सो अभी हम लोग जो है रीजन फॉर एडिशन और डिडक्शन ऑफ टैक्स, जैसे हो गया रिफंड ऑफ टैक्स, क्योंकि रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर बट रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। भाई प्रीवियस ईयर का था बट करंट ईयर में रिसीव किए, इसीलिए उसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर का था पर करंट ईयर में इसको रिसीव किए। तो हम लोग एक अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट किए हैं, जो साल का खर्चा है या एक्सपेंसेस है वही साल में आपको लेना है ना। इसी के लिए आप लोग इसको एडजस्टमेंट करते हैं। सो एक प्रॉब्लम हम लोग करते हैं तो आपको और अच्छा तरह से समझ में आएगा। देखिए ये पूरा प्रॉब्लम है, हम लोग प्रॉब्लम जो कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आ गया 31/3/11 और 31/3/10 है। ठीक है। तो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में जो बैलेंस है, एक है 75,000 है 11 में 2011 31 मार्च में, और 2010 में जो है 60,000 है। और प्रोविजन फॉर टैक्स 12,000 एंड 21,000,
प्रोविजन फॉर डिविडेंड जो है आपका 13,000 19,000, जनरल रिजर्व 12,000 एंड 10,000, और आपका हो गया रेंट ऑफ टैक्स हो गया 12,000, रिफंड ऑफ टैक्स हो गया 12,000 हो गया। ठीक है, सो कैलकुलेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया था, तो पहले आप ये फॉर्मेट को याद कर लीजिए। देखिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स का पहले बिफोर टैक्स जो है आप क्या करेंगे, उसको लिखना है 15,000 रुपया, 15,000 रुपीज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का जो है आपको टैक्स लेना पड़ेगा, कितना, 12,000 रुपया, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स ये वाला 12,000 रुपया। फिर एड प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं करंट ईयर का, ये 13,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किए, कितना किए भाई, 12,000 था, 10,000 प्रीवियस से था, अभी 12,000 हुआ, मतलब 2,000 ट्रांसफर किए, ऐड करना है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिए। फिर रिफंड ऑफ टैक्स, कितना रिफंड ऑफ टैक्स है, 12,000 रुपया, तो हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हो गया आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो ये 15,000 कैसे आया आपको समझ में आया, तो देखिए 60,000 था, 75,000 हो गया, मतलब कितना बढ़ा भाई, 15,000 बढ़ा, तो वही डिफरेंस है 15,000। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे यार 15,000 कहाँ से लाए, भाई ये डिफरेंस है 75,000 और 60,000 का, 60,000 था उससे 75,000 हो गया, तो बढ़ा या घटा, भाई बढ़ा, तो इसीलिए हो गया 15,000 रुपया। ये फॉर्मेट में मैंने समझा दिया हूँ, और एक बार इसको आप अपने जो है क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर बिना देख के आपने सॉल्व कीजिएगा, तो आपका फिर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, और उसके पहले जो है कि ये मैंने आपको फॉर्मेट दिया था, इसको एक बार फिर से लिख लीजिए, या नहीं लिखे हैं तो रिकॉल कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, ताकि आने वाला प्रॉब्लम हमको समझ में आ जाए। तो रीजन फॉर एडिशन और डिडक्शन ऑफ आइटम, डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इश्यू ऑफ शेयर ऑफ, रिटर्न ऑफ गुडविल पैटर्न, ये सब एडजस्टमेंट करना है, लॉस ऑन शेयर, दिस इज नॉन कैश आइटम, डज नॉट रिड्यूस द कैश ऑफ द करंट ईयर का कैश को वो रिड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, इसमें कैश का इफेक्ट हुआ क्या, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर दिए, मतलब बुक वैल्यू था, स्ट्रेट लाइन डेफिनेशन है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डिस्काउंट इशू किए, ये सब कुछ इफेक्ट नहीं आता, कैश में आप इफेक्ट नहीं आता है, नॉन कैश आइटम है। गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क एमोटाइज हो जाना, लॉस ऑफ सेल एसेट है, ये कुछ नहीं होगा, इसीलिए उसके एडजस्टमेंट करते हैं। इनकम टैक्स, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड, ये मैंने पूरा आइटम बता दिया था, हाँ, और सेल ऑफ फिक्स एसेट है, इसीलिए क्योंकि दीज आर द इनफ्लो ऑफ कैश बट रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, ये सब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है, इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो है आप इसका जो है कि एडिशन और डिडक्शन करते हैं, ताकि एडजस्टमेंट करते हैं, बिकॉज दीज आइटम आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का पार्ट है, इसीलिए आप इस सब को एडजस्टमेंट करते हैं। एग्जाम में देखिए का समझ जाना अलग बात है, कॉन्सेप्चुअली आप प्रॉब्लम को समझना अलग बात है, इसीलिए मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप ये रीजन को लिखे क्यों नहीं लेंगे भाई, एडजस्टमेंट क्यों करेंगे भाई, ये इनफ्लो है, हाँ इनफ्लो तो है, बट क्या ऑपरेटिंग है, जी नहीं है। ये अगर ये आपका बेसिकली जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ, या अदर देन फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंसिंग कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी जो बोल सकते हैं, तो इसी के लिए इसका जो एडजस्टमेंट करता है, क्योंकि ये जो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है। और बाकी मैंने देखिए फॉर्मेट को बार बार मैं लिख रहा हूँ और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होगा और नहीं होगा,
ये फॉर्मेट को मैं बार बार लिख रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप इसको पढ़े और समझे और इसको बार बार इसको लिखिए और इसको पॉज कीजिए वीडियो को, ताकि आपको आगे वाला प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगा। रीजन फॉर एडिशन, डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट आपको डिक्रीज हो गया। डेटर, करंट एसेट क्या क्या हुआ भाई? करंट एसेट जैसे डेटर, तो क्या करंट एसेट है कि नहीं? कैश क्या है, करंट एसेट है कि नहीं? इन्वेंट्री करंट एसेट। तो अमाउंट डेटर जो है कि 2013 में 20 था और 14 में हो गया 15,000 हो गया, तो घट गया। तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम द डेटर एज्यूम 20,000, 20,000 आप रिसीव किए, और अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेटर एंड ऑफ द ईयर 15,000, 15,000 जो ड्यू था, बट आप रिसीव किए डेटर 20,000 रुपया, है ना? तो नेट अमाउंट ऑफ रिसीव फ्रॉम द डेटर कितना हुआ? 5,000 इनफ्लो, है ना? सिंपल बात है, कितना रिसीव करना था, कितना रिसीव किए। और फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ। कैसे एग्जांपल एक समझते हैं, क्रेडिटर था, क्रेडिटर क्या है? आपका लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी है। तो जो है 13 में था 10,000 था, 14 में हो गया 20,000, मतलब 10,000 से 20,000 बढ़ गया, लायबिलिटी आपका बढ़ गया, तो इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ? हम लोग देखेंगे, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर एज्यूम 10,000, अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को 20,000 था, बट पेड टू क्रेडिटर आपने 10,000 दिया, 20,000 देना था आपको, बट आपने 10,000 दिया, तो जो है आपका क्रेडिटर को जो है इनफ्लो हुआ 10,000। क्यों भाई? सिंपल बात है, मैं आपको 20,000 देने वाला था, आपको मैं 10,000 दिया, तो 10,000 मेरे पास ही कैसे इनफ्लो हुआ ना भाई, वो रह गया। द रीजन फॉर रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ इंक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट जो है आपका डिडक्ट क्यों कहते हैं? इंक्रीज इन करंट एसेट, इन्वेंट्री क्या करंट एसेट है? जो कि 13 में था 25,000, 14 में हो गया 40,000, तो करंट एसेट है। एसेट क्या हुआ? ये भी एसेट जो है बढ़ गया, एसेट क्या हुआ? बढ़ गया है का इन्वेंट्री, मतलब 25,000 से 40,000 हो गया, तो 13 में जो है 25,000 था, वो बढ़ के कितना हुआ? 40,000 हो गया इन्वेंट्री। सो अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेंट्री 25,000, और इन्वेंट्री ऑन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 40,000 जो है सोल्ड नहीं हुआ। सो अमाउंट पेड फॉर इन्वेंट्री 15,000 आउटफ्लो ऑफ कैश। सिंपल बात है, आउटफ्लो ऑफ कैश भाई रिसीव फ्रॉम इन्वेंट्री 25,000 जो है रिसीव करना था, बट ऑन सोल्ड 40,000 है भाई, इन्वेंट्री ज्यादा है, ओवर स्टॉक है, तो 40,000 आउटफ्लो हो गया। और फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, मैं बताया था इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जैसे हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग है ना, बाकी है रेंट, 13 में 10,000 था, एज्यूम जो है कि आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे एज्यूम के 10,000 था 13 में, 2013 में, और बट अमाउंट ड्यू फॉर आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर 8,000 हो गया, सो आउटफ्लो हो गया, मैंने आप 2,000 पेड कर दिए, दैट इज आउटफ्लो। 10,000 था, आपने 8,000 दे दिया भाई, तो 2,000 जो है आउटफ्लो हुआ, है ना? तो टोटल जो है इंक्रीज इन करंट एसेट क्या हुआ, और डिक्रीज इन करंट एसेट, और मैं आपको बता दिया करंट एसेट इंक्रीज और डिक्रीज, और मैंने और लायबिलिटी जो है इंक्रीज और डिक्रीज मैंने आपको समझाया, ठीक है? नेक्स्ट मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रेड रिसीवेबल 12 में और 11 में कितना कितना था?
देखिए रिसीवेबल, इन्वेंट्री, रिसीवेबल ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो आपको जो है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल जो है 2,10,000 था। तो पहले प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंज, हम लोग जो बेसिकली वर्किंग कैपिटल चेंज हुआ या नहीं हुआ इसका इम्पैक्ट अभी देखने वाले हैं। सो पहले क्या हुआ, सो मैंने बताया आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कितना, 2,10,000 रुपए। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, देखिए यही वाला आइटम मैंने यहाँ लिखा। फिर एड इंक्रीज इन करंट एसेट और इनफ्लो डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। और उसके बाद इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, उल्टा दोनों का। तो सबसे पहले हम देखें ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब होगा डेटर्स। डेटर क्या था, 1,64,000 था, सॉरी 1,40,000 था 11 में, 11 में 1,40,000 था और 12 में हो गया 1,64,000। तो डेटर बढ़ गया, मतलब करंट एसेट है, ये एसेट क्या है, डेटर है, रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ, करंट एसेट बढ़ गया। तो ऊपर में लिखेंगे ना नीचे लिखेंगे भाई, बढ़ गया मतलब लेस हुआ। ट्रेड रिसीवेबल जैसे होगा 24,000, 64,000 1,40,000 से 1,64,000 हुआ। तो जो आपका 24,000 जो है ट्रेड रिसीवेबल जो है आपका बढ़ गया, मतलब माइनस हो गया, लेस करेंगे आप 24,000 रुपया। फिर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना था 84,000 और 1,15,000 बढ़ गया। तो भी फिर ए एसेट है, बढ़ गया, उसको भी लेस करेंगे 13,000, सॉरी 31,000। फिर हाँ बिल्स पेबल, भाई ये ट्रेड पेबल्स 60,000 था और 73,000 हो गया, ये भी बढ़ गया। तो ट्रेड पेबल क्या हुआ, बढ़ गया, मैंने करंट लायबिलिटी बढ़ गया, तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000 था, 4,000 घट गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो क्या करेंगे उसको, दैट इज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कम हो गया, तो उसको क्या करेंगे 2,000 रुपये नीचे लेस करेंगे, ठीक है। तो टोटल हम इसको इधर ही लिख दिए और टोटल ये तीनों मिला के आप इधर लिख लीजिएगा आपका 57,000। तो डिफरेंस जो आपका हो गया दिस माइनस दिस, ये हो गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,66,000 हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और एक प्रॉब्लम करते हैं, इसमें और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स था 12 में 11 में, इसमें उल्टा दिए 11 में और 12 में। 11 में जो है ट्रेड रिसीवेबल 65 था, 63 हो गया, घट गया। और ट्रेड पेबल्स मतलब सन्डी क्रेडिटर, सन्डी क्रेडिटर, ये सन्डी डेटर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 था, 1,600 हो गया, घट गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी घट गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस 9,000 था, 12,000 हो गया, मैंने एसेट करंट एसेट बढ़ गया। इन्वेंट्री 70,000 था और 57 हो गया, मैंने इन्वेंट्री घट गया, करंट एसेट घट गया। और प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल जो है चेंज हो गया, 1,87,000 दिया है। तो फॉर्मेट में एज यूजुअल हम लोग लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, सेम है ये वाला चीज यहाँ लिख दीजिए, हो गया। फिर डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी सेम है। ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, डेटर क्या हुआ भाई 11,000 2011 65 था और 63 हो गया, तो वो घट गया। तो क्या करेंगे, उसको
ऐड करेंगे। सो ऐड किए 2000 रुपया। उसके बाद ट्रेड पेबल्स, भाई ट्रेड क्रेडिटर 50,000 था और 59,000 हो गया, तो क्रेडिटर बढ़ गया, तो क्रेडिटर बढ़ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो उसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये आपका इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी बढ़ गया, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो उसको ऐड करेंगे 9,000। वो डिफरेंस है कितना, 59,000 और 50,000 का। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2000 था, 1600 हो गया, सो घट गया। आपका आउटस्टैंडिंग जो है, मतलब करंट लायबिलिटी घट गया, करंट लायबिलिटी क्या हुआ, घट गया, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटी घट गया इसलिए माइनस करेंगे। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4000, सॉरी 400, 1200 माइनस 900, 400। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस 900 था और 1200 हो गया, मतलब बढ़ गया, दैट इज इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट। सो ये क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है, करंट एसेट है, बढ़ गया, तो आप उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। और फिर लास्ट क्या बचा, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या, करंट एसेट है, करंट एसेट बढ़ा, 70,000 था और घट के 59,000 हुआ, तो बढ़ा या घटा, तो करंट एसेट क्या हुआ, सिंपल बताइए, 70,000 से आपको 70, तो घट गया, करंट एसेट घट जाएगा, तो वो क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट है ये। तो ऊपर में लिखेंगे आप इन्वेंट्री जो 12,000 रुपया है ना, वो ये टोटल को ऐड कर दीजिएगा ये तीनों को, तो आपका 23,000 हो गया, और ये दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, ये दोनों को, सॉरी ये दोनों को आप ऐड करिए, तो हो गया 2,10,000 रुपया, और फिर 400 और 300 700 हो गया, तो नेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो दिस माइनस दिस इज टोटल 2,09,300 हो गया। चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आप बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो गया। सो वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने पूरा समझाया अभी कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे, सॉरी माय फ्रेंड्स। सो जो है ये टोटल अब मैं कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने पूरा डिटेल समझाया है आपको शुरू से एंड तक, और जो ये प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा कि कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का प्रॉब्लम। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।